सर मैं आपसे एक चीज पूछनी थी। क्या पूछो बेटा। सर आपने क्या वो एक्सोएंडोथर्मिक वाला पढ़ा चुके हैं? मैंने कहा है जो चैप्टर कहोगे मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। तुम मुझे एक दिन पहले बता दो ये चैप्टर पढ़ाना है, मैं कल पढ़ा जी दूंगा सर। एनर्जेटिक, ठीक है। जी। ओके सही है। कल मैं पढ़ा दूँ। तुम जो चैप्टर तुम में से किसी को नहीं आता ना, मुझे बोलोगे, मैं वो चैप्टर करा दूंगा। ओके सर, थैंक यू। बेटा अभी ये भी जो कुछ चैप्टर करा रहा हूँ ना, जो तुम्हें नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा तुम बताते जाओ, मैं वो वाले चैप्टर दोबारा दोबारा कराते रहूंगा। ओके सर। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन चल रहा है। इसमें ये कह रहा है कि भाई चूज फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बताइए कौन सा कंपाउंड है जो पर्पल है। बोलिए ऊपर वाले, कौन से कंपाउंड है जो पर्पल होता है, बोले। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। KMnO4 पर्पल होता है, ठीक है, पर्पल या पिंक। जितने भी कोर्स में कलर हैं वो मैंने लिख दिए ऊपर, ठीक है। तो KMnO4 का जो कलर है वो आपका होता है पिंक या पर्पल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वो कौन सा कंपाउंड है विच रिएक्ट विद सोडियम। सर जी जी बोले। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन मैंने शो नहीं की, मैं दोबारा करता हूँ। बेटा आज जो पेपर कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं 2022 मई जून वेरिएंट 22। सेक्शन ए 45 मार्क्स का है, ये कर रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछा इसने, बताओ वो कौन सा कंपाउंड है जो पिंक होता है। तो मैंने सबके कलर लिख दिए, ठीक है। मैंने सबके कलर लिख दिए हैं। तो पिंक और पर्पल कलर होता है KMnO4 का, KMnO4 लिख दिया। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा कंपाउंड है जो सोडियम सल्फेट से रिएक्ट कर कर व्हाइट पीपीटी बनाता है। वो कौन सा कंपाउंड है जो सोडियम सल्फेट से मिलकर व्हाइट पीपीटी बनाएगा। कैसे पता चलेगा, याद रखिएगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा। आपके पास यहाँ पर है सल्फेट, मेरे बच्चों याद रख लेना, याद रख लेना। सल्फेट बेरियम के साथ मिलकर व्हाइट पीपीटी बनाता है। ये जुमला मेरा लिख लो कहीं पे भी। अगर सल्फेट कहीं पर भी है तो बेरियम के साथ मिलके बनाएगा। तो बेरियम ये रहा, बेरियम ये रहा। तो आपने लिखना है बेरियम नाइट्रेट। क्यों? क्योंकि बेरियम और सल्फेट मिलेंगे और बेरियम सल्फेट बनेगा वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी। अगला क्वेश्चन है, रिएक्ट्स विद एक्वस क्लोरीन टू गिव अ ब्राउन सोल्यूशन। ब्राउन सोल्यूशन वो कौन सी चीज है जो एक्वस क्लोरीन के साथ मिलकर ब्राउन और सोल्यूशन दे दें। एक्वस क्लोरीन, देखें एक्वस क्लोरीन क्या है, यह है एक्वस क्लोरीन। अगर आप इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज डालें जिससे ये निगेटिव बन जाए, तो कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकते हैं। ये 0 से -1 होगा रिड्यूसिंग एजेंट। पोटाशियम आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। ये व्हाइट पीपीटी देगा विद सल्फेट। ये हमने कर लिया है। तो पोटाशियम आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रख लेना। पोटाशियम आयोडाइड डालोगे और ये आयोडीन गैस बन जाएगी।
ये इक्वेशन है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेरे बच्चों इसका आंसर होगा पोटाशियम आयोडाइड। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, डैश इज प्रिपेयर्ड यूजिंग अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यानी ऊपर में से कौन सी चीज है जो पीपीटी है, ऊपर में से कौन है जो पीपीटी है? बेटा ये एजीसीएल व्हाइट पीपीटी होता है, एजीसीएल व्हाइट पीपीटी होता है। तो आप लिखेंगे एजीसीएल। कैसे बनता है मेरे बच्चों? जब भी सिल्वर आयन को क्लोराइड आयन के साथ डालोगे, एजीसीएल के व्हाइट पीपीटी बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा कैटाइन है, वो कौन सा एनाइन है जिस पर -3 चार्ज है? वो कौन सा एनाइन है जिस पर -3 चार्ज है? सवाल ये, वो कौन सा एनाइन है जिस पर -3 चार्ज है? तो इसका तरीका ये होगा, वो कौन सा कैटाइन है जिसके नीचे 3 लिखा है? आपको मेरी क्या इसके नीचे 3 लिखा है? नहीं, इसके नो नीचे सर। 3 नहीं लिखा। क्या इसके नीचे 3 लिखा है? नहीं लिखा। इसके नीचे 3 लिखा है, इसके नीचे 3 लिखा है, सर Na3। Na3। तो आंसर इज Na3N। इधर सोडियम +1 है, नाइट्रोजन -3 है। अब ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो रिड्यूसिंग एजेंट को चेक करने के लिए डालते हैं। तो याद रख लेना, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो मेरे बच्चों, ऊपर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? KMnO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा क्वेश्चन 1 हो गया, किसी ने कुछ पूछना है? नो सर। बेटे आज मैं ये पूरा पास पेपर खत्म कराऊंगा और कल की क्लास में हम एनर्जेटिक का रिवीजन करेंगे, एनर्जेटिक का रिवीजन, एंडो एक्सो वाला रिवीजन करेंगे, उसके पास पेपर करेंगे। अगर किसी को भी इस चैप्टर से प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है कल। फिर भी टाइम बचा तो हम इक्विलिब्रियम भी करेंगे, एनर्जेटिक एंड इक्विलिब्रियम। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे कह रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो भाई। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो बेटा सल्फर होता है 16, पहले शेल में 2, फिर 8 और फिर 6। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिडिक्ट द डेंसिटी ऑफ पोलोनियम। पोलोनियम की डेंसिटी बताओ, पोलोनियम की डेंसिटी बताओ भाई, डेंसिटी। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। सर 7। 7, 7। अभी हम देखते हैं कैसे आपने डिसाइड किया। आप गौर से देखिए, एक एक शेल बढ़ रहा है। आप गौर से देखिए, इसमें एक शेल बढ़ रहा है, फिर एक शेल बढ़ रहा है। आप गौर से देखें, इधर एक एक शेल बढ़ रहा है, 2 हैं, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए, एक एक शेल बढ़ रहा है। तो एक शेल बढ़ने से निकालें जरा, इसका कितना डिफरेंस आ रहा है बेटे?
तकरीबन 2 का ही फर्क आएगा। अब बताइए कितना डिफरेंस आ रहा है? 2.7। 2.7 का फर्क आ रहा है। अब बताएं कितने का फर्क आ रहा है? 1.5। 1.5। अब कितने का फर्क आना चाहिए बोलें? 1.5 ऐड करें इसके अंदर या 2 ऐड कर दें, आपकी मर्जी है। बोले 6.3 में 2 ऐड कर दें, 7.3। बोले कितना कह रहे हैं बेटे? अगर 1 ऐड कर दें तो 7.3। तो भाई ये 7.3 हो सकता है। तो डेंसिटी ऑफ पोलोनियम इज 7.3 ग्राम पर सीएम क्यूब। 6.5 या 6.4 से ज्यादा कोई भी आंसर चलेगा। एस्टिमेट करना था आपने। अगला क्वेश्चन है बेटा, सल्फर हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 445 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रिडिक्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ सल्फर एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए क्या वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा? सर लिक्विड। लिक्विड होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फैसला करते हैं। आइए देखें कैसे फैसला करते हैं। यह है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आ गया 200 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर 25 पे सल्फर सॉलिड है, आपको मालूम है ना। 445 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल हो जाता है। इसका मतलब है ये गैस है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 113। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 113। ये 113 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस पर ये लिक्विड हो जाएगा। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो बताइए 113 और 445 के बीच में क्या होगा ये? बोले ये लिक्विड, लिक्विड ही होगा सर ना लिक्विड। यहाँ। लिक्विड ही होगा। तो आपका आंसर सही है, फिजिकल स्टेट इज लिक्विड। Why? Because melting point is because melting point is 113 degree centigrade, which is below 200 degree centigrade. And at 445 degree centigrade, it is gas. Yeah, it turns into gas. अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन एक्सिस इज डायटोमिक। आपने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाना है ऑक्सीजन का। आप क्या करोगे बच्चों? आप सर्किल बनाओगे। ऐसा एक और सर्किल बनाएंगे आप, ये शैल बता दिया आपने। डॉट एंड क्रॉस का है तो भाई डॉट भी होना चाहिए, क्रॉस भी होना चाहिए। तो भाई एक ऑक्सीजन को हम करते हैं डॉट। हमें मालूम है ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है।
बताइए ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में? बताइए सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ग्रुप 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 6। 6 में। ग्रुप 6 में तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ये। आ गया ऑक्सीजन, ये आ गया ऑक्सीजन। अगला है explain in term of structure and bonding why oxygen has a low melting point। ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर लंदन फोर्सेस होती है, टेम्पररी इंड्यूस डाइपोल होता है, उसके दरमियान वीक वंडर वॉल होती है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है। बिकॉज oxygen has weak intermolecular forces, van der Waal, so easy to overcome, so less energy is required, so less energy is required to overcome this attraction to melt। Less energy is required to overcome this attraction to melt। बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलीनियम। Reduce the formula of selenium oxide। अस्सलाम वालेकुम यार, अल्लाह का शुक्र है, माजरत चाहता हूँ यार, मैं भी क्लास में तुम्हें आधे घंटे बाद कॉल करूँ? आधे घंटे बाद कॉल करता हूँ, ठीक है? चलो बेटा, अल्लाह हाफिज है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ सिलीनियम ऑक्साइड। अब आप गौर से देखिए, सिलीनियम 4 है, ऑक्सीजन -2 है, बोले क्या फॉर्मूला होगा इसका? बोले सिलीनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? Se2SE2O4। शाबाश, इसके नीचे 4, इसके नीचे 2, फिर इसको कैंसिल करेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा SeO2। चले जी, नेक्स्ट है आ स्मॉल सैंपल ऑफ सिलीनियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर, 2 drop of universal indicators are added to this aqua solution, predict the color of the universal indicator in this solution, explain your answer। a small sample of selenium oxide is dissolved in water, यूनिवर्सल इंडिकेटर बताएं, सिलीनियम ऑक्साइड एसिडिक है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, बताएं एसिडिक होते हैं बेसिक होते हैं? Selenium oxide acidic। नॉन मेटेलिक जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो बेटा सिलीनियम नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा, इसका कलर आना चाहिए, रेड कलर आना चाहिए इसका, बिकॉज selenium is non-metal and its oxide is acidic।
चलो मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। आपको मास दिया हुआ है, मास, आपने डीएम क्यूब निकालना है। तो आप सबसे पहले स्टेप 1 में निकालेंगे इसके मोल्स। मोल का फॉर्मूला है ग्राम ओवर एमआर। तो 30.2 लिखकर, इसका एमआर है 30, 16 टाइम्स 2 इज 32। तो आंसर आ गया 0.94 मोल। अब स्टेप 2 में आपने इसका वॉल्यूम निकालना है। आपने रेशियो निकाला मोल इंटू वॉल्यूम। रेशियो है 1:20। एक मोल में 24 डीएम क्यूब होते हैं। तो 0.94 में कितने डीएम क्यूब होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 22.56। 22.56 का मतलब है 23 डीएम क्यूब। मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो गया। कुछ पूछना है किसी ने? No, sir. अस्सलाम सर। वालेकुम। आपने क्वेश्चन नंबर 2 का भी कुछ नहीं पूछना। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा क्वेश्चन, आप ये पूरा देख लें। ये ज्यादातर मिक्स था, मिक्स प्लेट है, ये मिक्स प्लेट चार्ट है। ये मिक्स क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने देखा, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से था। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से था। अब क्वेश्चन नंबर 3 गौर से देखेंगे। ये ऑर्गेनिक से लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। बेटे वालेकुम सलाम। क्वेश्चन नंबर 3 ऑर्गेनिक से लग रहा है। अब आपसे कह रहा है कि आपके पास ये 4 कार्बन वाला एसिड है। इसका नाम है ब्यूटानोइक एसिड। इसका नाम है ब्यूटानोइक एसिड। अब ब्यूटानोइक एसिड में आपने मैग्नीशियम डाला है। वो पूछ रहा है गैस ए और सॉल्ट बी बनेगा। अब देखिए मैं आपके सामने ये रिएक्शन कर रहा हूँ। CH3, CH2, CH2, COOH। इसमें जैसे ही मैग्नीशियम डालेंगे बेटे, गौर से देखिएगा क्या होगा। ये पूरा ऐसे ही बनेगा। बताइए मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 2। तो यहाँ 2 आएगा, 2 चाहिए होंगे, 2 चाहिए होंगे। इसके नीचे 2 आ जाएगा, इधर मैग्नीशियम आ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मेरे बच्चे ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए गैस है, बी सॉल्ट है। आइए अब मैग्नीशियम कार्बोनेट डालते हैं। ये देखें मैग्नीशियम कार्बोनेट उतारेंगे इधर। मेरा आपसे दोबारा सवाल है, बताइए मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में है? Group. ग्रुप 2। तो फिर 2 मोल चाहिए होंगे। अब होगा क्या? उसी तरह से
बन जाएगा। लेकिन अब गैस बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो भाई क्या सीखा आपने? सॉल्ट बी है, वो ये है, ये सॉलिड है, सॉल्ट है। ये गैस है, इसका नाम सी है। ये डी है, इसका नाम लिक्विड है। आइए अब नीचे वाला पार्ट करते हैं। दोबारा देखें, हम यही लिखते हैं CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इथेनॉल के साथ रिएक्ट करना है आपने, इथेनॉल के साथ। CH3 CH2OH। अब देखें ये OH, नहीं इसका OH नहीं जाएगा। OH जाता है एसिड का, OH जाएगा एसिड का। आप मेरी बात समझ रहे हैं? OH किसका जाएगा? एसिड का जाएगा, एसिड का OH। ये देखें एसिड का OH गया। और अल्कोहल का जाएगा H, और पानी बनाएंगे ये दोनों। ये दोनों मिलेंगे, ये देखें इसका OH गया। अब देखें इसका ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा ये, प्लस पानी बनेगा। तो भाई ये आपके पास जो बनेगा वो बनेगा लिक्विड, ये भी बनेगा लिक्विड। उसने खुद ही कह दिया ये लिक्विड है, तो इसका मतलब ये हुआ ऑर्गेनिक लिक्विड है वो ई है, जो लिक्विड डी है वो ये डी है। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आई है नहीं आई है? यस सर। चलो जल्दी से मुझे एक बात बताओ, ए का नाम क्या है? बोलो ए का हाइड्रोजन। नाम क्या है? हाइड्रोजन। बोलो बी का नाम क्या है? पहले पहले मैग्नीशियम और फिर O8। बोलो क्या नाम होगा? मैग्नीशियम ब्यूटानोएट। बोलो ना यार, सीखोगे कैसे? मैग्नीशियम ब्यूटानोएट बोलोगे तो सीखोगे ना यार। गलत बोलो यार, क्या मसला है? बोलो सी का नाम क्या है? कार्बन कार्बन। डाइऑक्साइड। शाबाश। बोले क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो डी का नाम क्या है? डी का? वाटर। वाटर। सबसे मुश्किल आंसर आपने दिया है, ये वाटर है। चलिए शाबाश, अब आंसर दें। नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ई। नाम बता दें इसका क्या है? सर इथीन। इथीन। इथेनॉइड इथेनॉइड। इथन। पहले 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 ओ के साथ वाले का नाम लिखते हैं। सर प्रोपाइल इथेनॉइड। प्रोपाइल इथेनोएट। देखो ये आ रहे इस तरह से। ये लिखा तुमने। अब उसके बाद O CH2
बेटा इसने स्ट्रक्चर कहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे वो भी सही है, ड्रॉ की वजह से मैंने ये लिखा है। इसका नाम YL के साथ, इसका नाम OH के साथ, तो इसका नाम है इथाइल प्रोपेनोइड। नहीं, ब्यूटानोएट होगा ना। 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन। दूसरा बात समझ आ रही है? जी सर। इसका नाम है इथाइल ब्यूटानोएट। चलो शाबाश, जल्दी से बताओ। ये कह रहा है ब्यूटानोइक एसिड वीक एसिड है, डेफिनेशन बताओ वीक की। अच्छा, वीक की डेफिनेशन का है कि वीक एसिड की का है? वीक एंड वीक ही पूछ रहा है। खाली वीक पूछ रहा है, एसिड की नहीं पूछ रहा है। तो आप लिखोगे पार्शियली डिसोसिएट, पार्शियली आयोनाइजेशन नहीं लिख सकते? वो भी लिख सकते हैं। सर एसिड, अगर वो वीक एसिड की पूछा तो हम लोग मजीद आगे लिखते कि वो, यानी कि इट प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयन, लेकिन ये नहीं लिखेंगे। नहीं H पॉजिटिव आइन बेटा। जी सर, H पॉजिटिव आयन, लेकिन ये नहीं लिखेंगे। हाँ हाँ, अगर वो एसिड का पूछ रहा है ना, वीक एसिड, फिर तो हम 2 नंबर के लिए सवाल होगा, फिर ये पूरा लिखेंगे एसिड विच पार्शियली डिसोसिएट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में से कुछ क्वेश्चन पूछना है। नो सर। ठीक है शाबाश। ये ऑर्गेनिक का था। ऑर्गेनिक तो बहुत बड़ा है। ऑर्गेनिक में ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक में इसका नाम था कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर लग रहा है ये, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग लग रहा है। इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, इस टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। चलिए पहला क्वेश्चन है, बताइए ब्रोमीन का न्यूक्लियॉन नंबर क्या है? तो बेटा ऊपर वाला जो नंबर होता है वो न्यूक्लियॉन नंबर होता है। तो ब्रोमीन का न्यूक्लियॉन नंबर हो गया 79। अगला क्वेश्चन है, बताओ ब्रोमीन का में अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? 36। तो आपने करना क्या है बेटे, आपने माइनस चार्ज है इसलिए एक ऐड करके 36 कर देना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कैल्शियम 40-20 है आपके पास। सर हम लोग इसका कैल्शियम का प्रोटॉन नंबर सेम रखेंगे, लेकिन इसका जो न्यूक्लियॉन नंबर है उसको चेंज कर देंगे। जैसे 40 है तो या 39 कर देंगे या 41 कर देंगे। ठीक है, आइसोटोप बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऊपर देखते हैं क्या कह रहे हैं। ऊपर कैल्शियम का कुछ दिया हुआ है, कैल्शियम का कुछ नहीं दिया हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कैल्शियम प्रोटॉन नंबर यही रहेगा, चाहे 41 कर दें, चाहे 42 कर दें, चाहे 43 कर दें। तो मैंने इसका एक आइसोटोप बना दिया। राइट द फुल सिंबल ऑफ वन अदर आइसोटोप ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम 41। अगला कह रहा है डिस्क्राइब, ये आइसोटोप क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो 20-20 है, प्रोटॉन भी 20 है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है ना वो 21 है।
और न्यूक्लियन नंबर चेंज है, न्यूक्लियन नंबर है इसका 41। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ अ कैल्शियम आयन इज फॉर्म सर बिकॉज फ्रॉम कैल्शियम कैल्शियम। कैल्शियम इज ऑक्सीडाइजिंग और कैल्शियम इज गेटिंग टू लूजिंग 2+ आयन। कैल्शियम +2 के लिए लूज करना पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन ना। यस। कैल्शियम लूजेस 2 electrons to form कैल्शियम +2 आयन। देखें ऐसे तो कैल्शियम ऑक्सीडाइज्ड, कैल्शियम ऑक्सीडाइज्ड। सर इसका चलिए मैं अगला बताऊं। सवाल, आप पहले सवाल पढ़ने दिए। एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम ब्रोमाइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन। 2 नंबर का सवाल है, बोलें। Sir, because calcium bromide conducts electricity in molten because it has free moving ions which can conduct electricity in molten, but it cannot conduct electricity in solid because it has no free ions solid. देखिए आपका आंसर जो है ना ऐसा है कि इसमें लग रहा है कि आपको ना मार्क्स देख के नहीं बोला आपने आंसर, ठीक है। आंसर सही है लेकिन मुझे मजा नहीं आया। आप बताइए 2 मार्क्स के लिए क्या क्या पॉइंट लिखेंगे, दोबारा बोलें। सर एक तो लिखेंगे कि calcium bromide has free ions in molten, so that's why it can conduct electricity. पहला तो ये हो गया। आपने लिखा कि मोल्टन में आयंस, क्या बोला आपने, मोल्टन में फ्री ions मूव कर सकते हैं ठीक है आगे, ठीक है आगे। और सॉलिड में नहीं कर सकते। बस सही है, बिल्कुल सही है, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया मेरे बच्चे, शाबाश। तो आप लिखेंगे कैल्शियम ब्रोमाइड इज आयोनिक सॉलिड in molten lattice break ions are free to move, free to move। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, in solid ions are held in lattice strongly, so not free to move। शाबाश। चलिए कैल्शियम ब्रोमाइड की 2 प्रॉपर्टीज बता दें जल्दी से, शाबाश। कैल्शियम ब्रोमाइड जो होता है वो वाटर के अंदर पहले डिसॉल्व हो जाता है, और दूसरा ये है कि ये वाटर के अंदर पहले डिसॉल्व होता है, और दूसरा, एक मिनट, high melting boiling point. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, वो तो आपने ऊपर बता दिया ना, उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो मेलिएबल या डक्टाइल बोलना। ये भी गलत है, मेलिएबल और डक्टाइल भी नहीं होता। Sir, high melting boiling point. हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट करेक्ट है। देखिए इसका आंसर निकलेगा कहां से, आप लिखेंगे कैल्शियम ब्रोमाइड आयनिक है। आयनिक का मतलब है हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक का मतलब है सॉल्युबल इन वाटर। यार मूसा क्लास में है आप? जी सर है, ये अभी फिलहाल लैपटॉप से ही में कनेक्ट करा हुआ है। अच्छा ठीक है, क्लास में है ना, ये क्लास में है तो ना, सुन तो रहा है जी ना ये? जी। ठीक है बेटे। अच्छा प्रिडिक्ट
प्रिडिक्ट टू अदर प्रॉपर्टीज, तो हम लिखेंगे It can dissolve in water. कैल्शियम ब्रोमाइड बिल्कुल इज सॉल्युबल इन वाटर। क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि वो आयनिक है। कैल्शियम ब्रोमाइड हैज हाई melting and boiling points। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में किसी ने कुछ पूछना है? No, s- ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन लग रहा है ये। कल की क्लास में मैं एनर्जेटिक का रिवीजन कराऊंगा और इक्विलिब्रियम हुआ तो टाइम इक्विलिब्रियम। आप भी कोई भी टॉपिक रिवाइज करना चाहते हो तो मुझे बताएंगे, मैं वो टॉपिक रिवाइज कराऊंगा आपको। ये इक्विलिब्रियम का चैप्टर का है। आपसे कह रहा है कि भाई ये एक रिएक्शन है, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। तो भाई अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो भाई बैकवर्ड एंड होगा। अब ये कह रहा है प्रिडिक्ट व्हाट हैपन टू द अमाउंट ऑफ इथेनॉल इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। भाई मेरी एक बात याद रखिएगा मेरे बच्चों, इन की स्पेलिंग बताओ, इन की स्पेलिंग क्या होती है? Sir, endothermic means increase in temperature. मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ इन की स्पेलिंग बताओ। इंग्लिश में इन होता है इन, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? IN. आई एन इन। अगर किसी फ्रेंड से पूछोगे वो कहेगा ई एन इन। तो एक जुगाड़ याद रखना, whenever you increase the temperature, whenever you increase the temperature it favors endothermic reaction। whenever you increase the temperature it favors endothermic reaction। और बताओ ना, जब ये तुम डिक्रीज करोगे तो किसको फेवर करेगा? Exothermic. एक्सोथर्मिक। तो बताओ इस सवाल में उसने इंक्रीज किया डिक्रीज किया है? डिक्रीज किया है तो प्रिडिक्शन तो अमाउंट ऑफ इथेनॉल विल डिक्रीज, और एक्सप्लेनेशन में हम उसका बोल देंगे कि बिकॉज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। मैंने जो सवाल बोला है उसका जवाब दें, तमीज से बढ़ेंगे आगे। मैंने कहा आप ये बताइए इस सवाल में टेम्परेचर इंक्रीज किया है डिक्रीज किया है? डिक्रीज किया है। डिक्रीज किया, शाबाश मेरा बेटा। अब बताओ डिक्रीज करने पे एंडो पे जाएगा एक्सो पे जाएगा? सर एक्सो पे जाएगा, राइट हैंड। फिर शुरू हो गए तुम, एक्सो पे जाएगा। अब बताओ एक्सो फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है? फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सुकून से, आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे। दोबारा आंसर बताओ क्या लिखोगे, पहले बताओ प्रिडिक्शन क्या हुई तुम्हारी? सर हमें इसमें पोजीशन बतानी है, इक्विलिब्रियम कौन सी साइड पे पोजीशन, पोजीशन को तो नहीं पूछ रहा ना वो, खाली अमाउंट पूछ रहा है। आप इस सवाल को छोड़ो, मैं कह रहा हूं आप बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? सर इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, फॉरवर्ड रिएक्शन। आपने फिर गलत बताया। आपको मैंने कहा whenever you decrease the temperature it favors exothermic। exothermic is on the right hand side, so equilibrium move towards right hand side। दोबारा ये तो रिपीट करें और तमीज से समझ के बोलें। बोले बेटा, शाबाश। सर बोल लूं? हाँ बोले बेटा। Sir, the forward so temperature is decreased, so the reaction is exothermic, and the equilibrium will move towards right hand side. whenever you decrease the temperature it moves towards exothermic side, so equilibrium moves to exothermic side, right hand side। बात समझ आ रही है? तो बताओ इथेनॉल ज्यादा बनेगा कम बनेगा? कम बनेगा, amount of ethanol will decrease। अभी तुम कह रहे हो इक्विलिब्रियम राइट पे जाएगा, अब बोलो कम डिक्रीज होगा।
Sir, amount of ethanol will increase Amount of because ethanol will equilibrium will increase. shift to right. Very good. Because equilibrium shift towards right hand side. अब पूछा जाएगा why, तो बोलोगे whenever you decrease the temperature favors exothermic reaction. चले इसका आंसर है अरे तो ये अमाउंट ऑफ इथेनॉल डिक्रीज क्यों होगा? इंक्रीज इंक्रीज। अरे हाँ सॉरी, इंक्रीज क्यों होगा? ये तो डिक्रीज होना चाहिए ना। जब इक्विलिब्रियम राइट पे जाएगा तो इथेनॉल ज्यादा बनेगा ना यार। बात समझ आ रही है? तो तो सर जब भी भाई इक्विलिब्रियम तो सर जब भी इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे मूव करेगा तो फिर उसकी प्रोडक्ट तो ज्यादा निकलती है, तो हमेशा इंक्रीज ही होगा। और जब बैकवर्ड पे जाएगा ना तो रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे बेटे। ओके सर। अब मेरी बात गौर से सुनो, इस पूरे सवाल को मैं दोबारा आराम आराम से एनालाइज कर रहा हूं। मैंने कहा whenever you increase, I से increase the equilibrium shift towards endothermic. When you decrease the temperature, equilibrium move towards exothermic. सही है, जनरल बात हो गई। अब इस सवाल में वो कह रहा है भाई तुमने टेम्परेचर डिक्रीज किया है, तो when you decrease the temperature, it moves towards exothermic product side. More product will form until equilibrium is established. चलिए इसको मैं समझता हूं, आपको समझ आ गया होगा। आप लिखेंगे when decrease the temperature, equilibrium shifts towards exothermic right hand side. Exothermic right hand side क्यों जाएगा भाई? तुमने टेम्परेचर डिक्रीज किया है ना, डिक्रीज। तो भाई जब डिक्रीज करोगे तो हीट क्या होगी? हीट रिलीज होगी। टू रिलीज हीट, एक्सोथर्मिक का मतलब ही होता है हीट रिलीज होगी। टू रिलीज हीट, when decrease the temperature, equilibrium shift towards exothermic side, right hand side. चलिए शाबाश, घबराएंगे नहीं, टिका के आंसर देंगे इंशाल्लाह। if the सर pressure if the pressure is decreased, बोले तो सर ज्यादा मोल्स वाली साइड इक्वेशन की ढूंढेंगे, जहाँ पे गैस के ज्यादा मोल्स होंगे तो इक्विलिब्रियम उस पोजीशन पे शिफ्ट आउट होएगा। जैसे सर आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे है तो एंडो। नहीं, अब एंडो एक्सो नहीं करेंगे ना, अब खाली आंसर देंगे। आपने क्या 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 कहा, दोबारा कहिएगा। if the temperature pressure is decreased, if the temperature is decreased, so the amount of ethanol will also decrease. अच्छा पहला प्रिडिक्शन आपकी है, क्यों क्यों? सर because the equilibrium will shift towards left hand side, and left hand side is endothermic, so it will absorb energy. एंडोथर्मिक नहीं बोलेंगे, वो टेम्परेचर में बोलेंगे। बाकी सब कुछ सही है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, आगे बोले। Equilibrium will shift towards left hand side because there are more moles on the ये left hand चीज, side. ओ हो, बेहतरीन बेहतरीन। ये देखो सीख गए आज, ये तुमने देखो ऊपर मैंने तुम्हें टोकता रहा, यहाँ तुमने बिल्कुल बेहतरीन आंसर दिया है। शाबाश, बेहतरीन आंसर है, बेहतरीन। प्रिडिक्शन क्या है? Prediction is the amount of ethanol will decrease. अमाउंट ऑफ इथेनॉल
डिक्रीजेस, क्यों? When the pressure is decreased, when decrease the pressure, so the equilibrium will shift towards equilibrium shifts towards more mole. more moles. ठीक है, Left. more moles Backward reaction. backward side, left hand side, left hand side. बिल्कुल सही बात बोली, मजा आ गया इस सवाल के जवाब में। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्मेंटेशन से बनानी है भाई। बताएं कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या लाएंगे? सर सबसे पहले तो हम लोग ऐड यीस्ट करेंगे, यीस्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, ईस्ट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप? सर क्योंकि फर्मेंटेशन ऑफ इथेनॉल ग्लूकोज के जरिए से बनानी है। 2 टाइप से बनती है, एक स्टीम से और एक ग्लूकोज से। मेरा सवाल है ईस्ट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या चीज है ईस्ट? सर फुलाने के लिए होती है कुछ चीज को। नहीं बेटा, ईस्ट जो है ना फुलाने के लिए इस्तेमाल तो होती है, लेकिन ईस्ट कैटलिस्ट है, इंजाइम है, इंजाइम कैटलिस्ट है, बायो कैटलिस्ट। यस सर। ठीक है, और क्या लेंगे? So and we will keep the temperature from 5 degree to 40 degree Celsius. बेटा तुमने स्टार्ट गलत किया, तुम्हें यूं कहना चाहिए था सर एक्वस इथेनॉल से हमें ग्लूकोज चाहिए सर, ग्लूकोज। सर ग्लूकोज लें, ठीक है, और आप एक ग्लूकोज लें सर, इसके अंदर आप पानी डाल दें, इसके अंदर आप ईस्ट डाल दें, ईस्ट कैटलिस्ट है, और टेम्परेचर मेंटेन करें 15 से 20 से 40-50 के दरमियान, इसको सर टैकल करें। ठीक है, और सर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, तो ये Absence of आंसर आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एनएरोबिक कहते हैं उसे, एनएरोबिक, राइट? oxygen। लेकिन एक चीज पूछनी है आपसे। पूछे बेटा। मैंने यही क्वेश्चन था पिछले पेपर में आया था कोई 2012-13 के, तो मैंने मार्किंग स्कीम में देखा था, उसने कहा था वी विल कीप टेम्परेचर टिल 5 to 40 डिग्री सेल्सियस। आपने 15 से 40 बोला है, तो मैं मार्किंग स्कीम के हिसाब से मैंने बताया था। नहीं, मैंने कहा 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, यहां तक सही है। इसके आगे जो इंजाइम है ना, इंजाइम ईस्ट, वो बर्बाद हो जाता है ना, वो टूट फूट जाता है ना, डी नेचर हो जाता है ना, तो 5 पे तो हो ही नहीं सकता, ईस्ट इनएक्टिव होता है 5 पे ना, सो रहा होता है ईस्ट, 5 पे तो बिल्कुल इनएक्टिव है। तुम मुझे मुझे शेयर करो वाला कौन सा पेपर है। जी सर कर दूंगा। 5 नहीं होगा, 5 पे तो ईस्ट काम ही नहीं करता। हाँ, 8, 10 से करना शुरू करता है। सर मैं आपको वो उस मार्किंग स्कीम का स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दूंगा क्लास के बाद। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात याद रख लेना, वो कुछ और कह रहा होगा। हमेशा याद रख लेना, मोर देन 5 होता है, 10, 8 से शुरू हो जाता है, लेकिन हम कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आप एक फिक्स कर लेंगे, मैं फिक्स करा देता हूँ आपको। ठीक है, देखें, ग्लूकोज ठीक है, इज एक्वस मैन्युफैक्चर्ड। लिखा हुआ है, एक्वस। फर्मेंटेशन चाहिए ना, तो वाटर चाहिए होगा, वाटर। ईस्ट, enzyme, catalyst is required, catalyst required, temperature 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जान ही छूट गई, 20 डिग्री रखेंगे बस। एनएरोबिक कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन का मतलब है विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन। इक्वेशन रह गई भाई, इक्वेशन।
आसान तरीका है, C6H12O6 लिखे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 इथेनॉल। क्या क्या चाहिए? ईस्ट चाहिए, ईस्ट। और क्या चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पानी चाहिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। ये मेटल का क्वेश्चन लग रहा है, मेटल, बिल्कुल मेटल का क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है आपके पास आयनिक इक्वेशन लिख के स्टेट सिंबल के साथ एल्युमिनियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब मुझे तो इसमें कहीं पर भी आयन नजर नहीं आ रहे। बोले क्या यहाँ आयन नजर आ रहे हैं आपको? आयन? No. तो इसका मतलब है ये आयनिक इक्वेशन तो ना हुई। अब आप क्या करेंगे आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए? देखें, आप लिखेंगे एल्युमिनियम चाहिए हमें 2, ये सॉलिड है। हमें 3H पॉजिटिव चाहिए, ये एक्वस है। तो 2 एल्युमिनियम बच जाएंगे +3, और 3 हाइड्रोजन गैस के मोल बनेंगे, ये एक्वस होगा। ये सॉलिड लिखा है, ये एक्वस होगा। बोले बात समझ आ गई है? Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट फॉर एल्युमिनियम आयन। आपने एल्युमिनियम आयन के लिए टेस्ट बताना है। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे आप सैंपल, इसमें डाल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको व्हाइट पीपीटी नजर आएगा। फिर आप इसको फ्यू ड्रॉप डाला आपने, फ्यू ड्रॉप। फिर आप इसके अंदर क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड दोबारा डालेंगे एक्सिस में। व्हाइट पीपीटी अब डिसॉल्व हो जाएगा। व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल। ये आपका एल्युमिनियम का टेस्ट हो जाएगा। सर तो ये एल्युमिनियम का टेस्ट मेंशन किधर है, कौन से उसमें है चैप्टर में? ये जो एटीपी का पेपर है ना, एटीपी का, उसमें है ये। ओके सर। मैंने आपको बोला है, आप में से जो जो भी टॉपिक बोलेगा मैं उसका रिवीजन करा दूंगा। अभी किसी ने बोला था एनर्जेटिक का, मैंने कहा मैं कल कराऊंगा एनर्जेटिक का। सर आपकी क्लास फ्राइडे सैटरडे होती है, सैटरडे संडे हो रही है? सैटरडे संडे होगी रमजान की वजह से। कुछ बच्चों का क्लैश आ रहा था इसलिए। तो आप लिखेंगे टेक अ टेस्ट ट्यूब विथ सैंपल एट few drops of सोडियम। NaOH aqueous। बिल्कुल सही है। White PPT is formed white PPT dissolve in excess sodium hydroxide। चलिए अगला क्वेश्चन है,
आपने इस कंपाउंड में x की वैल्यू निकालनी है इससे। आपने सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखा कि इसका AR/MR निकालेंगे तो 666 आएगा। तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की जगह 27, 3 सल्फर, सल्फर की जगह 32, 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जगह 16। सबकी वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाली विच इज 18। बोले ये बात समझ आ गई है? Yes. अब वो पूछ रहे हैं आपसे एलॉय क्या है। Alloy is the mixture of metal and metal and metal and non-metal. शाबाश शाबाश, मिक्सचर ऑफ मेटल विथ अनदर मेटल और Metal with मिक्सचर non-metal. ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ऊपर वाले की एग्जांपल है जिंक प्लस कॉपर ब्रास। नीचे वाले की एग्जांपल है कार्बन प्लस आयरन इज इक्वल टू स्टील। बेटा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब सेक्शन बी पे आ जाइए। सेक्शन बी में कह रहा है ये, मैंने आपसे कहा था हम एक एक ईयर पे बात करेंगे, चाहे वो 1 घंटे में खत्म हो जाए क्लास खत्म, वो 1.5 घंटे में खत्म हो जाए, 2 घंटे में खत्म हो जाए क्लास खत्म, कभी ज्यादा कभी कम। कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर पोल्यूटेंट formed at power station that burn fossil fuels such as coal। ये सवाल है इन्वायरमेंट केमिस्ट्री से। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से ही बताइए कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है भाई, क्यों दुश्मन है लोग उसके? याद रखिएगा ये ग्लोबल वार्मिंग करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल नहीं भाई, ग्लोबल, ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रीन हाउस गैस। ये जितनी ज्यादा बनेगी दुनिया का टेम्परेचर उतना बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया की हीट को दुनिया से जाने नहीं देती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस दुनिया में ही रहेगी। अब आपको बताना है सल्फर डाइऑक्साइड से मसला क्या होता है। याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड, आप बोले Land fill up. नहीं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, एसिड रेन। तो इनडायरेक्टली क्रूजन होगी और मैरीन लाइफ मर जाएगी इससे। तो बेटा क्रूजन होगी, क्रूजन ऑफ आयरन वर्क, इरोजन ऑफ लैंड, याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड क्लाउड के पानी से मिलके सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। और ये एसिड क्लाउड में ये एसिड बन गया सल्फ्यूरस एसिड। अगला क्वेश्चन है, आपके पास इक्वेशन गिवन है, explain using idea about particles why the calcium carbonate need to be powdered। देखें जब पाउडर होंगे तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा
more sites are available for the reaction and collision. ये दो नंबर लिखेंगे तो पॉइंट मिल जाएंगे आपको. Powder means more surface area. Next point, more sites are available. More sites are available to react or to collide with sulfur dioxide gas. चलिए, अब explain using idea about particle why decreasing the temperature decreases the rate of ये. अरे भाई Less successful collisions of particles. देखो देखो, जब तुम टेम्परेचर को कम कर देते हो ना तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, तो उनका कोलिजन कम हो जाता है. जब कोलिजन कम हो जाएगा तो प्रोडक्ट कम ही होने हैं ना भाई. Yes, sir. तो लो टेम्परेचर मींस लो वेलोसिटी, लो एनर्जी, लो काइनेटिक एनर्जी, लेस कोलिशन, लेस chances to form product. ये लिखेंगे, नंबर मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह. चलिए अगला पार्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन बाय. बेटा सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं. ऑक्सीजन इज -2, so sulfur is +4. इधर आ जाए. सल्फर इज इक्वल टू +6. बताइए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है सर. बढ़ रहा है. अच्छा बताइए ऑक्सीजन भी बढ़ रही है कम हो रही है? सर ये अब निकालना सिखा दें वापस, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा. मैं आपसे कह रहा हूँ बताइए इसमें ऑक्सीजन बढ़ रही है कम हो रही है? सर बढ़ रही है ऑक्सीजन. तो सल्फर डाइऑक्साइड gain oxygen to form सल्फर ट्राइऑक्साइड. इसके अलावा सल्फर ऑक्सीडेशन number of sulfur increases from +4 to +6. अगला क्वेश्चन है बेटा, डिस्क्राइब द आइडिया अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग बाय द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. बताइए, दो नंबर का सवाल है. बताइए बॉन्ड ब्रेकिंग ज्यादा है बॉन्ड फॉर्मिंग? बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक एंड बॉन्ड फॉर्मिंग इज एक्सोथर्मिक. पहले तो एक पॉइंट इस पे मिलेगा सर. फिर ये बता देंगे कि बॉन्ड फॉर्मिंग एक्सोथर्मिक बिकॉज बॉन्ड फॉर्मिंग इज एक्सोथर्मिक बिकॉज इट इज रिलीजिंग हीट एनर्जी. देखें क्या लिखेंगे, देखें आप लिखेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग requires energy, endothermic. Bond forming releases energy, exothermic. Bond forming releases energy, exothermic. Bond breaking requires energy,
एंडोथर्मिक। अब आप लिखेंगे if reaction is exothermic, it means more energy is released than absorbed. बताइए, addition of catalyst increases the rate of reaction, क्यों? Sir, it decreases the activation energy. Very good, बेहतरीन आंसर दिया। Because catalyst decreases the energy of activation. बेटा ये भी खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन आपको लग रहा है मुझे मेटल का। जी हाँ, मेटल ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा मेटल का। पहला सवाल है इसका, मतलब ना 8th क्वेश्चन है, जिंक इज अ मेटल, जिंक प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। बताएं जिंक में ऐसा क्या है, हाउ कोटिंग ऑफ जिंक प्रिवेंट आयरन, आयरन को बचाने के लिए जिंक लगाया जाता है, क्यों? सर एक ऑक्साइड लेयर आ जाती है है? सर, आयरन के ऊपर ऑक्साइड लेयर आ जाती है जो कि उसको रस्ट से प्रिवेंट करती है। नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये कि इसके ऊपर जिंक करने से क्या हो रहा है। बेटा सर इसका वाटर मतलब, इसका मतलब ये हुआ जिंक इज above the iron in electrochemical series. Reactivity series. So zinc is more reactive than iron. जब ज्यादा रिएक्टिव है तो भाई वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। Hence zinc is oxidized instead of iron. सर अब एक मिनट आपसे ऊपर। कह रहे हैं, ओके सर। बेटा अब आपसे कह रहे हैं अब मेटालिक बॉन्डिंग शो करें। आप क्या करेंगे, ये मेटल एटम बनाएंगे पॉजिटिव, ये आपने बनाया। सही है, एक लेयर और बना देते हैं। बेटा मेरी बात समझ आ रही है। इस पे पॉजिटिव चार्ज डाल देंगे, पॉजिटिव आइन है। उषा मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। शाबाश। और देखें ये आगे इसके डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन,
ये आ गया डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, और ये आ गया पॉजिटिव आयन। दो नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे, समझा भी देंगे इसको क्या हुआ। लिखेंगे मेटल एस पॉजिटिव आयंस, metal has positive ion surrounded by delocalized electron. उसके बाद लिखेंगे strong electrostatic force of attraction, strong electrostatic force of attraction between delocalized electron and metal ion. चलिए बताइए, जिंक एक अच्छा कंडक्टर क्यों है? Because it has free electrons or delocalized electrons. क्या बात है भाई, क्या बात है। Because it has delocalized electron. अगला सवाल है कि भाई zinc involve electrolysis at cathode, zinc ion change into zinc atom. तो भाई इसकी इक्वेशन मांग रही है, आप लिखेंगे zinc +2 एरो zinc एटम। तो डेफिनेटली इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन Yes. का लेना रिडक्शन है। OH की इक्वेशन मैंने कहा है रट्टा मारो इसकी, मैंने कैसे याद किया हुआ देखें, 4OH माइनस, ये 2H2O. पानी बनाएगा, 4 नेगेटिव आयन बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, और नहीं सर, ऑक्सीजन गैस बनाएगा। तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 और 2 4, 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस हो गई। ये बैलेंस हो गई मेरे बच्चों। इसका डी पार्ट है, आपको ये बताना है कि कौन एक्सिस में, हाइड्रोक्लोरिक एक्सिस में। आपको ग्राम दिया हुआ था, इसके AR से डिवाइड करके आपने मोल निकाले। स्टेप 2 में आपने HCl के मोल से जिंक के मोल निकालने हैं। नहीं, ये जिंक के मोल निकाले, अब HCl के मोल निकाले आपने। HCl की कंसंट्रेशन भी दी हुई है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, आपने निकाल दिया 0.1 मोल। तो बताइए दोनों में से किसके मोल ज्यादा लग रहे हैं, HCl के या 0.04 के जिंक के? बोलो बेटा HCl किसके साथ? HCl के ज्यादा हैं। अच्छा, मार्किंग स्कीम में ना कभी कभी इनका डिफरेंस भी लिखा होता है। माइनस करना कितना आएगा? -0.6 -0.06 सर। -0.06। जरा चेक करें ना, इसका आंसर यही आ रहा है, सही लिख करा हुआ है मैंने। 65 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 0.04। बेटा जरा जल्दी कर लेना। नहीं सर, 0.03836 आएगा। जब भी तो ये गलत आ रहा है, 0.036। अब माइनस करना 0.036 से।
माइनस 0.064। 0.64 आंसर है, यानी ये इतना ज्यादा है। चलिए जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक में मुझे ऐसा लग रहा है हाइड्रोकार्बन का है। C4 का स्ट्रक्चर बनाना है आपने, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 3, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अरे इसने 2 बनाने को कहते यार, 2। तो भाई ये एक स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा 3 कार्बन का बना देंगे, 1 2 सर 3। इसका तो आइसोमर बनेगा ना। हाँ बेटा, ये दोनों आइसोमर होंगे। इसका नाम है ब्यूटेन, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए अगला पूछ रहा है आपसे, state using the general formula of alkane the molecular formula of alkane which has only 12 carbon atom। तो C12, 12 2 are 24, 24 plus 2 26, CnH2n plus 2 के हमने भाई। अब वो आपसे कह रहे हैं बताइए, एक्सप्लेन करिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। सबसे आप पहले लिखेंगे पेट्रोलियम इज heated and vaporized। उसके बाद आप लिखेंगे fractionating column is used। उसके बाद नंबर 3 पे लिखेंगे fractions isolate with respect to their boiling points। तो ऊपर वाले का लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, नीचे वाले का हाईएस्ट होगा। तो अपर कॉलम लो बॉइलिंग पॉइंट, लो कॉलम हाई बॉइलिंग पॉइंट। 3 मार्क्स, 3 चीजें लिख दी। अगला कह रहा है कि भाई ब्यूटेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन। भाई अल्केन में एक ही रिएक्शन होता है, वो कंडीशन होती है यूवी लाइट। सनलाइट भी लिख सकते हैं बट यूवी लाइट इज बेस्ट। सनलाइट लिख सकते हैं, यूवी लाइट भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंपेरिकल फॉर्मूले का। आपने क्या करना है, आपने कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन लिखा, कार्बन की परसेंटेज लिखी, हाइड्रोजन की लिखी, क्लोरीन की लिखी, इन तीनों को AR से डिवाइड कर दिया। आपके पास आंसर आएगा 3.15, 6.3, 1.6। फिर इन तीनों में से जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड करा, विच इज 1.6।
इधर 2 आया, इधर 4 आया, इधर 1, आपने ये लिख दिया। ये आपके पास आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला, सही है। उसके बाद आपसे कहा गया है, क्या आ गया आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला, आपने इंपेरिकल फॉर्मूला लिख दिया C2H4Cl। अच्छा जी, अब आपसे आपसे इसने कहा था कि कैल्विन फॉर्मूला डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा जी, आपने क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपसे कह रहे हैं 4 कार्बन है ना, ऊपर कह रहा है ब्यूटेन है, 4 कार्बन है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 4 आ जाए, तो लिहाजा आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नई बात समझ आ रही? आ गई सर। सर आ गई, मॉलिक्यूलर निकाला है। हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसे ही किया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ओ भाई कितने क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाइट्रिक एसिड, इसकी इक्वेशन बैलेंस करनी है आपने। देखिए कैसे करते हैं, गौर से देखिएगा। इधर आपके पास 2 हाइड्रोजन है, इधर आपके पास 2 हाइड्रोजन है, तो इधर आप फिर 2 लगा दें, यहाँ 2 लगा दें, 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 3 लगा दें, सर 2O2। अब यहाँ 2 लगा दें, इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पा रही है। इसका मतलब है यहाँ 4 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, पहले 3 लगा नहीं सकते, 9 हाइड्रोजन हो नहीं सकते, 4 लगाते हैं, 4 3 जा 12, हाइड्रोजन 12 हो रहे हैं तो यहाँ 6 लगाते हैं, नाइट्रोजन 4 हो रहे हैं तो यहाँ 4 लगाते हैं, राइट साइड पे ऑक्सीजन 10 हो गए तो इधर 5 लगा देते हैं। नाइट्रिक एसिड यूज्ड टू मेक soluble salt potassium nitrate. Name the alkali that react with dilute nitric acid to make potassium nitrate. नाइट्रिक एसिड क्या होती है? HNO3। HNO3 में कौन सी अल्कली डालें? भाई आप पोटाशियम नाइट्रेट बना रहे हैं तो के तो चाहिए चाहिए होगा, तो के हुए चाहिए होगा, KNO3 बनेगा प्लस वाटर। आंसर क्या है? नेम लिखने को कहा इसने, नेम, तो नेम इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कह रहा है डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर यूज्ड टू मेक कलरलेस एक्वस पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट बनाना है, पोटाशियम नाइट्रेट। सर टाइट्रेशन। टाइट्रेशन करेंगे, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन आप लिखेंगे find the end point
Find the end point of titration between alkali and HNO3. By using suitable indicator. Point number 2. Repeat the experiment several times by using same indicator until obtain concordant reading, यानी सेम रीडिंग। अब ये कह रहा है पोटाशियम नाइट्रेट का मास निकालो है, वो निकालो परसेंटेज बाय मास। आप सबसे पहले निकालेंगे एमआर पोटाशियम नाइट्रेट का। बोले पोटाशियम कितना होता है? 31, 31, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 3 टाइम्स 16। शाबाश बेटा, कितना आ रहा है? 93. 93। Yes, sir. जरा पोटाशियम दोबारा देख लेना, पोटाशियम कितना है? पोटाशियम 39 है बेटा। आप चेक करना कितना आ रहा है। 101. Sir, 101. 101 आ रहा है बेटे। बेटा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नाइट्रोजन डिवाइड बाय एमआर मल्टीप्लाई बाय 100। नाइट्रोजन 14 है, एमआर 101 है, मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो कितना आएगा बेटे? 13.86. 13.86। 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख लिया। लास्ट पार्ट है, नेम वन अदर पोल्यूटेंट फाउंड इन रिवर वाटर। बोले रिवर में क्या होता है? फर्टिलाइजर होते हैं ना। Sir, ये metals, फर्टिलाइजर तो लिख दिया, फर्टिलाइजर तो लिख दिया। और क्या होता heavy है? metals. हैवी मेटल्स हो सकता है, हो सकता है ना हो, लेकिन क्योंकि प्लांट्स फर्टिलाइजर आ रहे हैं ना, तो पेस्टिसाइड्स तो होंगे ही होंगे। अब हैवी मेटल्स कहाँ से आ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पेस्टिसाइड्स तो होंगे ना, क्योंकि फर्टिलाइजर के साथ पेस्टिसाइड तो आएंगे। स्टेज 3 प्रोसेस प्यूरिफिकेशन के लिए क्या क्या करेंगे आप? इन्वायरमेंटल का सवाल है ये। उन्हें क्या क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करेंगे भाई। फिल्ट्रेशन के बाद chlorine क्लोरीनेशन कर लेंगे। नंबर 3 यूज कार्बन। बताएं फिल्ट्रेशन से क्या चीज अलग होगी? सॉलिड। क्लोरीनेशन से क्या होगा? किल माइक्रो organism ऑर्गेनिज्म। कार्बन से स्मेल हट जाएगी उसकी। हाँ, रिमूव ओडोर। चलो मेरे बच्चों, भाग जाओ, इसको कंप्लीट कर दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैं पूरी फाइल भेजूंगा आपको, ठीक है? चलो मेरे बच्चों, माजरत चाहता हूँ। देखो मैंने आपको कहा ना, कभी जल्दी क्लास खत्म होगी, 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, कभी लंबी हो जाएगी, ठीक है? चलो मेरे बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
Okay, sir. Allah Thank you, sir. Hafiz. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।